लास्ट क्लास नो किसी सर। को कोई डाउट है? श्योर, सबको अच्छे से समझ में आया वहां तक? ठीक है, चलो हेडिंग डाल लो आज, बर्जीलियस हाइपोथेसिस। अब देखो बेटा, अब ये बर्जीलियस हाइपोथेसिस कैसे आया और इसने क्या सोचा, बर्जीलियस ने क्या सोचा और अपनी हाइपोथेसिस को इसने कैसे दिया। तो देखो, बर्जीलियस हाइपोथेसिस ना दो चीजों को देखा। एक तो उसने गेल उसेक लॉ को देखा, रीड किया अच्छे से, समझो पहले अच्छे से लिखना कुछ भी मत। बर्जीलियस ने ना सबसे पहले गेल उसेक लॉ को बहुत अच्छे से देखा कि उसने क्या लॉ दिया है, और उसके बाद उसने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी को देखा। तो दोनों को देखने के बाद उसने ये कंक्लूजन निकाला कि गेल उसेक लॉ बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस बोलता हूँ, अगर एक या एक से ज्यादा गैस अगर हम कंबाइन करते हैं, अगर मोर देन वन गैसेस अगर हम कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट में आपका गैस मिलता है, तो दे ऑल मस्ट बी इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो, राइट। गेल उसेक लॉ यही बोला था हमारा कि जब दो गैसेस आपस में कंबाइन होके एक तीसरी गैस हमको देगा, तो अगर हम उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे तो दे मस्ट बी ना इक्वल सिंपल होल नंबर रेशियो, राइट और नॉट? ठीक है। ओए यार, तुम लोग सबके सब माइक ऑफ क्यों रखते हो? माइक ऑन रखो, चलेगा, थोड़ा बहुत हल्ला होगा तो चलेगा, माइक ऑन रखो। हाँ, अब उसके बाद डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है बताओ। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी बोली थी कि अगर दो एलिमेंट्स या दो एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। ये डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी में हमने पढ़ा है कि एटम्स आर कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो, राइट और नॉट? राइट। तो देखो, दोनों चीजों को समझो। गेल उसेक लॉ बोलता था कि दो गैसेस कंबाइन होकर थर्ड गैसेस बनाएंगी, तो उन सब के वॉल्यूम का जो रेशियो होगा इट मस्ट बी सिंपल होल नंबर रेशियो। और डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ये बोल रही थी कि जब एटम्स आर कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो, या एलिमेंट्स आर कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो, राइट। तो बर्जीलियस ने क्या किया ना, ये दोनों स्टेटमेंट को थोड़ा सा मिक्स करके सोचा कि अगर डेल्टन ये बोलता है कि एलिमेंट्स कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो, और गेल उसेक लॉ बोलता है कि अगर गैसेस कंबाइन होगी तो उनका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। तो ये दोनों को रीड करने के बाद बर्जीलियस ने अपनी खुद की एक हाइपोथेसिस दी, और खुद की हाइपोथेसिस क्या दी कि अगर जो गैसेस हैं वो कंबाइन अगर हो रही हैं और वो इक्वल या सिंपल होल नंबर रेशियो दे रहा है, और डेल्टन ये बोल रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होना चाहिए, तो बर्जीलियस ने क्या बोला कि अगर हम किसी दो वॉल्यूम को लेंगे, कोई भी दो गैसेस आप ले लो, सपोज कर लो H2 को ले लो, या बर्जीलियस के हिसाब से ले लो हाइड्रोजन, और ये ले लो ऑक्सीजन। तो बर्जीलियस ने बोला अगर 1 लीटर आप हाइड्रोजन लेते हो और 1 लीटर आप ऑक्सीजन लेते हो, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स किसमें होंगे, ऑक्सीजन में, क्योंकि दोनों को हमने सेम वॉल्यूम में लिया है। यानी कि अगर इक्वल वॉल्यूम में अगर आप दो गैसेस को लेते हो, तो उन गैसेस में क्या होंगे आपके, सेम नंबर ऑफ एटम्स, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। ये कौन ने बोला आपका, बर्जीलियस। कोई डाउट यहां तक? सर यानी कि गेल उसेक और डेल्टन की थ्योरी रीड करने के बाद बर्जीलियस ने बताया कि अगर आप दो गैसेस को इक्वल वैल्यूम में लेते हो तो वो आपको इक्वल नंबर ऑफ एटम्स देंगे। नॉट ओनली दैट, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके अगर आपका बनाए H2O, ठीक, यानी कि, और मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके समझाता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा तुमको। सपोज हाइड्रोजन, क्योंकि गैसेस का ही एग्जांपल लेना है, प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट और नॉट?
तो बर्जिलियस ने ये बताया कि अगर मैं हाइड्रोजन को 1 लीटर ले लूं और क्लोरीन को 1 लीटर ले लूं तो हमारा HCl कितना बन जाएगा? 2 लीटर ऑफ HCl, राइट और नॉट? ठीक है, यानी कि अगर आप इक्वल वॉल्यूम में गैसेस को लेते हो तो आपको इक्वल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट भी मिलना चाहिए। यानी 1 लीटर एटम 1 लीटर वॉल्यूम हाइड्रोजन का ले लिया, 1 लीटर वॉल्यूम क्लोरीन का ले लिया और 2 लीटर वॉल्यूम हमको HCl का मिला। अब बर्जीलियस की हाइपोथेसिस के हिसाब से अगर आप दो गैसेस का सेम वॉल्यूम रखते हो तो दोनों में जो नंबर ऑफ एटम आने चाहिए वो सेम आना चाहिए। यानी कि अगर हाइड्रोजन में आपका n एटम है तो क्लोरीन के भी कितने एटम होना चाहिए? n एटम, राइट? यहां तक आया समझ में? तो बताओ ये क्या बनेगा आपका? 2n कंपाउंड एटम। यानी कि अगर ये 1 लीटर है, ये 1 लीटर है, ये 2 लीटर है, तो अगर ये दोनों 1-1 लीटर वॉल्यूम में अगर ये गैसेस हमने लिया है तो दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम होंगे। और ये 2 लीटर वाले में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? 2n एटम्स हो जाएंगे। दोनों का मिला के अगर एटम करेंगे तो इसमें कितना एटम हो जाएगा? 2n एटम, जिसको 2n atom. कंपाउंड एटम बोलते हैं। लेटर ऑन इसका नाम मॉलिक्यूल पढ़ा है, ये आपको मैंने बताया था, ठीक है? अब देखो, अब बर्जीलियस ने ना बेटा, बर्जीलियस ने बोला कि n एटम, यानी दोनों अगर गैसेस सेम है, दोनों का वॉल्यूम सोना है तो दोनों में सेम एटम रहेंगे। तो अब अगर मैं इसको बोलूं कि हाफ एटम अगर हम हाइड्रोजन का ले लें और हाफ एटम हम क्लोरीन का ले लें तो बताओ HCl कितना बनेगा? HCl का कितना एटम हो जाएगा? 1 एटम ऑफ, राइट और नॉट? तो यहाँ पर ना बर्जीलियस की जो हाइपोथेसिस थी वो यहाँ पर आके फेल हो गई, क्योंकि बर्जीलियस ने स्टेटमेंट ये दिया था अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस आप लोगे तो इट मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम। यानी कि अगर मैं हाफ एटम हाइड्रोजन का ले लूं और हाफ एटम क्लोरीन का ले लूं तो 1 एटम HCl का आएगा। और डेल्टॉन ने ये बोला था, अब याद करो डेल्टॉन की पहली स्टेटमेंट याद करो, डेल्टॉन ने क्या बोला था कि एटम्स जो होते हैं दे आर द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल या इनडिस्ट्रक्टेबल पार्टिकल। एटम्स को आप ब्रेक कर सकते हो क्या? अकॉर्डिंग टू डेल्टॉन एटम्स आर द स्मॉलेस्ट इनडिस्ट्रक्टेबल पार्टिकल। तो अब तुम बताओ क्या हम एटम को कभी भी ब्रेक कर पाएंगे? तो अब देखो यहाँ गौर से देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमने? half atom. It is possible according to Dalton atomic theory एक एटम का आधा टुकड़ा हम ले सकते हैं? कभी भी नहीं ले सकते। तो यहाँ पर ना बेटा बर्जीलियस की हाइपोथेसिस फेल हो गई, ठीक? क्योंकि उन्होंने क्या है एटम के रिस्पेक्ट में बताया, यानी 1 लीटर में n एटम तो इसमें n एटम तो इसमें 2n एटम। तो अगर मैं हाफ एटम लेना चाहूँ वॉल्यूम के अकॉर्डिंग तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन अगर मैं वहीं पर अगर डेल्टॉन से कंपेयर करूं तो डेल्टॉन ये बोलता है कि भाई एटम्स आर द स्मॉलेस्ट इनडिस्ट्रक्टेबल पार्टिकल्स, आप एटम्स को ब्रेक नहीं कर सकते, राइट? यहां तक किसी को कोई डाउट है? एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो सर। हाँ, तो बेटा यही पर काम किया एवोगैड्रो ने। अब एवोगैड्रो क्या देखा? एवोगैड्रो ने ये देखा कि ये जो बर्जीलियस ने लॉ दिया है, ठीक है, ये लॉ समहाउ एक्यूरेट है, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी कि यहाँ पर बोला कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी कि जब ये हम हाइड्रोजन लेंगे और ये जब हम क्लोरीन लेंगे तो ये बनाएगा 2HCl। तो अगर मैं इसका ले लूं 1 लीटर और इसका ले लूं 1 लीटर, तो एवोगैड्रो ने बताया कि उन्होंने ये बिल्कुल सही बोला कि अगर हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 गैस लेंगे तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम होगा। लेकिन उन्होंने क्या बताया, उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा करेक्ट किया कि अगर हम कोई 2 गैसेस को इक्वल वॉल्यूम में लेते हैं तो इक्वल नंबर ऑफ एटम नहीं होगा, उसमें क्या होगा? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये वर्ड इसलिए उन्होंने पहली बार दिया था। उन्होंने ये बोला कि इक्वल नंबर ऑफ एटम बोलना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू उस समय डेल्टॉन एटॉमिक थ्योरी
एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनिट, उसको हम छोटा या बड़ा नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक। तो उन्होंने बोला कि ये जो थ्योरी है, हाइपोथेसिस है बर्जीलियस की, इसमें उन्होंने जो बोला है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, तो यहाँ पर ये एटम बोलना गलत है, एटम की जगह हमको क्या बोलना चाहिए, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बोलना चाहिए। अगर हम अब इसकी थ्योरी को वापस से लिख के देखें तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो थ्योरी क्या हो गई, when we taken equal volume of gases under a specific temperature and pressure, then they must contain the equal number of molecule। अब देखो जैसी हमने एटम की जगह यहाँ पर मॉलिक्यूल लिखा ना, तो अब ये सीधा सीधा डेल्टॉन की भी एटॉमिक थ्योरी को वेरीफाई करा, क्योंकि हम जानते हैं मॉलिक्यूल का हाफ हम कर सकते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन ले लो, डेल्टॉन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन H था, तो H का तुम हाफ कर सकते थे क्या? हाइड्रोजन जो H है, जो एटम है, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, हम उसका हाफ नहीं कर सकते। नाउ अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो, हाइड्रोजन हमारा यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, राइट, और क्लोरीन भी यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। और आपको मालूम है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में कैसे बना होगा, जब दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हुए होंगे तभी मॉलिक्यूलर फॉर्म में बना होगा। यस सर। तो अब अगर मैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के हिसाब से अगर अब ये लिखूं कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन will give you 1 molecules of HCl, तो क्या अब ये स्टेटमेंट सही है? 100% सही है। क्या आप मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकते हो हाफ में? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर H2 का मैं हाफ करूं, अगर H2 का मैं हाफ करूं तो क्या बचेगा? H, which is nothing but a atom of hydrogen। तो अब यहाँ पर हमने एटम को ब्रेक किया क्या? हमने मॉलिक्यूल को ब्रेक किया। H2 को आप ब्रेक कर सकते हो ना, H2 को आप ब्रेक करोगे तो वो हाइड्रोजन में ब्रेक होगा, यानी कि एटम में ब्रेक हो रहा है। एटम को थोड़ी ना ब्रेक कर रहे हैं हम, मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर जितनी भी उसकी ड्रॉबैक्स थी बर्जीलियस की, वो खत्म हो गई। तो यहाँ से फिर एवोगैड्रो का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा मॉलिक्यूल के बारे में बताना। फिर यहीं से एक वर्ड आया एटॉमिसिटी, या आपने पढ़ा है 10th क्लास में अगर याद होगा, या 9th में पढ़ाया था। एटॉमिसिटी क्या होता है? The number of atoms taking part to combine together to form a सर साउंड नहीं आ रहा। सर वॉइस नहीं आ रहा है। यस सर, नो साउंड। साइलेंट क्यों रखे? हेलो, हाँ सॉरी बेटा, कॉल आ गया था। मेरी वॉइस आ रही है आप लोग को? हेलो हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, सॉरी, हाँ कॉल आ गया था थोड़ा सा। हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि जैसे ही एवोगैड्रो ने बेटा मॉलिक्यूल के बारे में बताया ना, बर्जीलियस की सारी ड्रॉबैक्स खत्म हो गए। तो अब हम सीधा सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन, अगर दो गैसेस हैं जो कि इक्वल वॉल्यूम में है, दे विल कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? तो यहाँ पर ना एवोगैड्रो का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जहां से हमको इसकी एप्लीकेशन में से एटॉमिसिटी के बारे में भी पता चलता है। ये वर्ड एटॉमिसिटी आप लोग को मैंने 9th में पढ़ाया था अगर याद होगा। एटॉमिसिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स दैट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जैसे कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल कितने एटम से बनता है? कितने ऑक्सीजन के एटम से बनता है? 2 ऑक्सीजन के एटम से बनेगा। जब 2 ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होंगे तो O2 बनेगा। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी रहेगी? 60। 2, जिसको हम डाया एटॉमिक बोलते हैं। याद आया?
यस ऑक्सीजन को हम डायटोमिक बोलते हैं, राइट। वैसे ही हम क्लोरीन को भी क्या लिखेंगे, डायटोमिक, ठीक। याद है, N2 को भी हम क्या लिखेंगे, डायटोमिक, क्योंकि इसकी एटोमिसिटी 2 है। अब बताओ ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3 O3 O3। तो बताओ इसको कौन क्या बोलेंगे हम, ट्राई एटॉमिक। क्यों, क्योंकि इसकी डायटोमिक एटॉमिसिटी कितनी है, 3। तो यहाँ ये भी, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था एवोगैड्रो का। इसलिए बाद में जो इसने एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस थी, उसको बाद में लॉ बना दिया गया, या बोलना चाहिए प्रिंसिपल बना दिया गया। तो उसके बाद में हम हाइपोथेसिस ना लिख के हम उसको फिर लिखते हैं एवोगैड्रो लॉ, क्योंकि वो वेरीफाई किया गया और उसका कंट्रीब्यूशन बड़ा था। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? नो सर। तो अब बर्जीलियस और ये एवोगैड्रो का ये पूरा समझ में आया, कैसा कहानी है, क्या है? चलो अब मैं जो लिखवा रहा हूँ वो लिख लो बेटा, ये बस समझाने के लिए मैंने आपको इतना सारा बताया था। चलो नोट डाउन करो कॉपी में, मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिखेंगे। हेडिंग डाला था बर्जीलियस हाइपोथेसिस, एकदम शॉर्ट में लिखेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे हम। चलो लिखो उसकी हाइपोथेसिस नीचे, वो क्या बोलता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases under similar condition of temperature and pressure contains equal number of atom। लिखा? सर ये एनसीईआरटी पे तो नहीं है। इसमें नीचे अपन एग्जाम्पल दे देते हैं, जो जिस एग्जाम्पल से हमने समझा था वही एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन gives you hydrogen chloride gas। ठीक, अगर ये 1 वॉल्यूम में है, ये 1 वॉल्यूम में है, एक मिनट बेटा, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी अम्मी सो रही है जी। जी जी, नहीं मैं ले लूंगा ना, अबू आया था, अबू का भी कॉल जस्ट, मैं ले लूंगा मैं। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। अब बेटा देखो, पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोग को, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए कॉम्पिटिटिव के लिए भी काम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी आप लोग को, ठीक। अगर आपको बुक रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप प्रदीप की बुक ले सकते हो, लगभग मैं भी उसी से ही पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। तो उसमें आपको बहुत सारी डिटेल, बहुत सारे न्यूमेरिकल सब मिल जाएंगे, है ना। सर नीट के लिए हाँ, नीट के लिए भी बेटा प्रदीप बढ़िया है, पूरा डिटेल में है केमिस्ट्री, आपको वहां पर कुछ भी चीज छूटा नहीं मिलेगा। जैसे एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें नहीं दी हुई हैं, तो उसमें आपको हर चीज मिल जाएगी। प्रदीप ले लेना आप लोग के लिए, वो बहुत अच्छी बुक है पढ़ने के लिए, बहुत डिटेल में दिया है। तो कुछ चीज जैसे आपको लग रहा है कि हमको और पढ़ना है, तो आप लोग फिर उससे पढ़ सकते हैं। अपने भी जो नोट्स रहेंगे ट्यूशन के, वो सारे प्रदीप के ही बुक से मैं दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि उसी से पढ़ाऊँ आपको, बहुत ज्यादा डिटेल में है वो बुक में, ठीक है। यस सर।
लिख रहे हो आप लोग साथ में? यस सर। हाँ लिख लो बेटा, जितना समझाया हूं ना आपको वो सब चीज मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। आप एक बार बस रीड कर लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। एवोगैड्रोस लॉ बोलना चाहिए। क्या है, बुक में बहुत कंटेंट है, मैं पूरा कंटेंट आपको देना नहीं चाहता और मतलब भी नहीं है बहुत ज्यादा थ्योरी लिख के। अच्छा देखो, जो मैंने समझाया है सबको समझ में आया, उसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो बेटा वो चीज ना अपने दिमाग में रखना, और राइटिंग वर्क में इतना ही लिखो जितना मैं लिखवा रहा हूँ, इसको पढ़ के भी वो सब चीजें आपको याद आ जाएगी। तो हर चीज लिख के मतलब नहीं है, जो चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जिसको पढ़ के थोड़ा सा रिवीजन हो जाए उतना ही नोट्स काफी है। और एनसीईआरटी से तो ज्यादा ही पढ़ रहे हैं हम, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगेन इसमें एग्जाम्पल वही लिखने की जरूरत, चलो लिख लेते हैं फटाफट। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। अब देखो बेटा, यहीं से ना हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बेसिक डेफिनेशन भी डिफाइन कर सकते हैं एवोगैड्रो की हेल्प से। तो एवोगैड्रो के हिसाब से उन्होंने एटम का डेफिनेशन दिया कि एन एटम, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं जूनियर सेक्शन में, कि एन एटम इज द smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction. It may or may not be
be capable of independent existence. अच्छा सब लोग पहले छोड़ो लिखना, एक बार देखो क्या लिखा है मैंने एटम का डेफिनेशन. एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. इट मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. इसका मतलब समझ रहे हो, इट मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. इसका मतलब जो एटम है ना, वो मे बी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और मे बी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता. एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर हम गोल्ड का एग्जांपल लें तो गोल्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एयू, राइट. अब वो अगर आप अर्थ क्रस्ट में गोल्ड को ढूंढने जाओगे तो वो आपको गोल्ड यानी एयू के ही फॉर्म में मिलेगा कि नहीं मिलेगा. अगर हम आयरन या गोल्ड या सिल्वर और इनमें से किसी भी मेटल्स को आप अगर ढूंढने जाते हो अर्थ में या एटमॉस्फेयर में, तो आपको ये प्योर एटॉमिक फॉर्म में मिलेगा डायरेक्ट. लेकिन वहीं अगर हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन इसको ढूंढने जाएंगे तो क्या ये हमको डायरेक्ट एटम के फॉर्म में मिलेगा या डायरेक्ट एलिमेंट के फॉर्म में मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं. ये हमको मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलेगा. तो एवोगैड्रो ने दो चीजों को बिल्कुल सेपरेट करके समझाया. एटम्स को अलग समझाया और मॉलिक्यूल्स को अलग समझाया. एटम्स का डेफिनेशन इसमें दिया, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस. यानी एटम का पार्टिकल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है. कर सकता है का एग्जांपल क्या हो जाएगा, गोल्ड, सिल्वर, आयरन जो आपको डायरेक्ट फॉर्म में मिलता है. और नहीं कर सकता का एग्जांपल जितने भी आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगा, डायरेक्ट एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलेगा अर्थ में. क्लियर है सबको, कोई डाउट? नो सर. हाँ चलो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिखो छोटी सी. मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element or a compound which is capable of independent existence. अब देखो ये सिंपल सी बात है, जितने भी मॉलिक्यूल रहेंगे वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेंगे 100%. उन्हीं को तो हम मॉलिक्यूल बोल रहे हैं. जैसे कि ऑक्सीजन ले लो, आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, ये सारी चीजें हमको फील होती हैं, एटमॉस्फेयर में है, ठीक है. जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इस अर्थ में होगा उसको आप मॉलिक्यूल बोलोगे. और एटम किसको बोलोगे, जो एग्जिस्ट कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं. जैसे कि हीलियम वगैरह जितने भी नोबल गैसेस लोगे, दे आर एटॉमिक फॉर्म में हमको डायरेक्ट मिलते हैं. एनीवन हैविंग एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? नो सर. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है. डन हो गया, आगे बढ़ू मैं. यस सर. एटॉमिसिटी के बारे में भी लिख लेते हैं बेटा. एटॉमिसिटी आपने 9th क्लास में पढ़ा था. अच्छा एटॉमिसिटी याद आया किसी को? पढ़े हो आप लोग ने? यस सर. मोनो एटॉमिक, डाया एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, राइट. तो ये सब आपने पढ़ा है. चलो उसको लिख लेते हैं एक बार, भूल गए होंगे. हेडिंग डाल देना, सब हेडिंग डाल देना छोटी सी, एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी, ठीक. तो लिखना एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट्री सब्सटेंस of an
elementary substance is defined as the number of atoms of the element present in one molecule of the substance. जैसे कि एग्जाम्पल एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम O2 के फॉर्म में लिखते हैं मॉलिक्यूल फॉर्म में, तो ये कितना हो जाएगा इस 2, राइट. वाइल आउट ऑफ ओजोन इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी, ठीक. इसी को हम डायटोमिक बोलते हैं. और इसको हम बोलते हैं ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल. Anyone having any doubt till now? क्लियर है बेटा? यहाँ तक लिख लिया सबके सब? Yes, sir. नोट डाउन पूरा हो गया? रब कर दूं मैं? रब कर दूं? Yes, sir. गर्ल्स डन ना? तारक हो गया बेटा? Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिलेटिव एटॉमिक मास. रिलेटिव एटॉमिक मास. अब देखो आज की क्लास में मैं तुमको पहले एटॉमिक मास समझा देता हूँ होता क्या है. ये भी आपने पढ़ा है, फिर से हम पढ़ेंगे. 9th में ही पढ़ा ये भी, एटॉमिक मास या एटॉमिक मास यूनिट, याद है? Yes, sir. हाँ. अब देखो एटॉमिक मास क्या होता है बेटा. अब अगर अपन अभी तक देखें तो हम पूरे केमिस्ट्री की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक एक लॉ देख रहे हैं वन बाय वन, तो अपन वहीं से स्टार्ट करते हैं. तो पुराने जमाने में ना क्या था, एटम्स के मासेस निकालने थे. अब आपको ऑलरेडी मालूम चल गया है कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बाय डेल्टा, ठीक. अब उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का वेट निकालना उस जमाने में इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, क्योंकि वो उतने छोटे पार्टिकल को आप तौलोगे किस में, अब किस में वे करोगे? वेइंग मशीन में कर नहीं सकते, ठीक है. बीम बैलेंस में भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतना स्मॉल पार्टिकल्स का हम वेट निकालेंगे कैसे. तो साइंटिस्ट ने क्या कोशिश की, साइंटिस्ट ने ये चाहा कि एक काम करते हैं अपन कि बड़े बड़े बहुत सारे एलिमेंट्स इकट्ठा करते हैं किसी भी चीज के, और उसको अपन एक काम करते हैं उसका वेट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स अगर इकट्ठा करके वेट करेंगे तो उसका वेट निकल जाएगा. और उसके बाद उसके नंबर ऑफ एटम्स, जैसे कि ये इतने सारे एलिमेंट्स ले लिया मैंने, इसका वेट कर लिया, जितना भी आया समथिंग वेट 24 ग्राम या जो भी, तो उसके बाद इसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे सारे एलिमेंट्स में, तो उससे हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक. तो पहले तो ये थ्योरी हुई. तो उसके बाद प्रॉब्लम क्या आई कि उस जमाने में भाई अब तो ठीक है, इतने सारे एलिमेंट्स का वेट तो निकाल लिया, लेकिन अब नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे. तो उस जमाने में ये भी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि भाई एक एलिमेंट्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ये हम निकाल पाए. वो तो हमको बाद में पता चला है, ठीक. तो अब क्या किया जाए, तो उन लोग ने क्या क्या किया,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन देखे, क्योंकि एवोगैड्रो ने जस्ट रिसेंट अपना मॉलिक्यूल वाला लॉ दे के गया था, तो इसलिए उनको एवोगैड्रो लॉ बोला जाता है, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन काफी काम आई उस जमाने में। तो उन्होंने एक चीज देखा कि अगर एवोगैड्रो के हिसाब से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मॉलिक्यूल है, तो अगर H2 और O2 कंबाइन होते हैं तो ये क्या देते हैं, H2O, राइट? ये सबको मालूम है? अरे बोलो, ठीक है ना? यस सर। नाउ अब देखो, अगर हम इनका मास का रेशियो निकालें, क्योंकि हमको फिलहाल एटॉमिक मास जानना है, तो अगर हमको इसका मास का रेशियो निकालना है तो हमको मालूम है ये हाइड्रोजन का, अगर हम मास का रेशियो निकालें तो ये हो गया 2 और ये हो जाएगा इसका 32, 16 टू जा। तो ये किस रेशियो में कंबाइन होते थे? इसका रेशियो उस टाइम में मालूम था कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 1:16 के रेशियो में कंबाइन होते हैं बाय मास, ठीक? तो अब साइंटिस्ट ने क्या सोचा, अगर हमको ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो पता है, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सॉरी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो पता है, तो अगर हम हाइड्रोजन को अगर एक स्टैंडर्ड यूनिट मान ले, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन इज, अगर मैं हाइड्रोजन को 1 ले लूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स मोर हैवियर देन हाइड्रोजन? अगर मैं हाइड्रोजन को 1 यूनिट मान लूं तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन 16 यूनिट है, राइट और यस नॉट? सर। तो इसको बोलते हैं बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि अब हम इसमें दो एलिमेंट्स को रिलेट कर रहे हैं। तो मैं कल यहीं से पढ़ाना आप लोग को स्टार्ट करूंगा, तो ये टॉपिक कल हम पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय। और अपना नोट्स वगैरह अच्छे से रिवाइज करके आना प्लीज, ठीक है? यस सर। बाय बाय।